किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। शहीद भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी साथियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखे हुए लेख क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसे की पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आज आप सुनेंगे इसकी 7वीं कड़ी। टेरो कम्युनिज्म या आतंकवादी साम्यवाद। लाहौर तथा कानपुर के क्रांतिकारियों ने 1926-27 से ही समाजवाद की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। 8-9 सितंबर 1928 की दिल्ली मीटिंग में हालांकि समाजवाद को सिद्धांत के रूप में और समाजवादी समाज की स्थापना को अंतिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर दिया गया था, अमल में हम लोग उसी पुराने व्यक्तिवादी ढंग के कामों में ही लगे रहे। हम मजदूरों, किसानों, युवकों और मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों को संगठित करने की बात तो करते थे, लेकिन पंजाब में नौजवान भारत सभा के गठन को छोड़कर और कहीं भी संजीदगी के साथ उस दिशा में कदम उठाने की कोशिश नहीं की गई। उस मायने में हमारी वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात मार्क्सवाद की समझ अधकचरी थी। मार्क्सवाद अमल को सिद्धांत से अलग करने की इजाजत नहीं देता, ये बात हम समझ नहीं पाए थे, और ये कि उसमें व्यक्तिगत कामों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम हिंसात्मक गतिविधियों को, जिसमें जालिम सरकारी अधिकारियों की हत्या और छुटपुट विद्रोह शामिल थे, मजदूरों, किसानों, युवकों और विद्यार्थियों के जन संगठन बनाने के काम में मिलाना चाहते थे, लेकिन अमल में हमारा जोर हिंसात्मक गतिविधियों और सशस्त्र कामों की तैयारी तक ही सीमित रहा। हमारा विश्वास था कि लोगों को नींद से जगाने के लिए और सरकारी दमन का जवाब देने के लिए ये सब आवश्यक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अवसर पर दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने कॉमरेड सोहन सिंह जोश से कहा था, हम आपकी पार्टी के कामों से और उसके कार्यक्रम से 100% सहमत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब जनता में विश्वास की भावना जागृत करने के लिए दुश्मन के प्रहार का सशस्त्र कामों द्वारा तत्काल जवाब देना आवश्यक हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग इसी तरह काम कर रहे थे। हमारी समझ में निहित अंतर विरोध का अपना तर्क था। मजदूरों, किसानों को संगठित करने का हमारा फैसला केवल एक पवित्र इरादा बनकर ही रह गया। हमारी शक्ति का अधिकांश हिस्सा प्रतिशोधात्मक कामों को संगठित करने में ही जाया हुआ। हमारी गलत समझ को ठीक करने का एक प्रयास तीसरे इंटरनेशनल ने किया था। ये प्रयास विदेश में गठित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्रवादियों से अपील के जरिए किया गया था। ये अपील 15 दिसंबर 1924 के वैनगार्ड के परिशिष्ट में प्रकाशित हुई थी। अपील में क्रांतिकारियों के बारे में कहा गया था, गुप्त सभाओं द्वारा किए जाने वाले छुटपुट आतंकवादी काम भी कुछ कम प्रभावहीन नहीं है। इस प्रकार के व्यर्थ उग्रवाद को अपनाने वालों की क्रांति की समझ भी उतनी ही गलत है। समाज की मौजूदा स्थिति में ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियां अहिंसात्मक होंगी या उनमें रक्तपात नहीं होगा, लेकिन हर रक्तपात या हिंसात्मक काम को क्रांति नहीं कहा जा सकता। एक खास सामाजिक व्यवस्था को या राजनीतिक संस्था को उसके चंद समर्थकों को मारकर कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, और ये तो और भी नामुमकिन है कि थोड़े से सरकारी अफसरों को मारकर या ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत से सुधार पास करवाकर देश की आज़ादी हासिल की जा सके। ये दोनों उपाय समान रूप से प्राणहीन हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी बुराई की जड़ पर चोट नहीं करता। दोनों ही राजनीतिक भूल है, लेकिन आतंकवादियों को क्रांतिकारी अपराधी कहना निपट मूर्खता है, क्योंकि संवैधानिकतावादी निश्चित रूप से गैर क्रांतिकारी हैं और निर्णायक घड़ी आते ही वे प्रतिक्रियावादी हो जाएंगे। उसी लेख में दूसरी जगह पर क्रांति की सही परिभाषा दी गई थी। क्रांति क्या है? भारत के राष्ट्रीय हलकों में इस बारे में एक बड़ी गलत धारणा बनी हुई है। आमतौर पर क्रांति को बम, रिवॉल्वर और गुप्त संस्थाओं से जोड़ दिया जाता है।
भारतीय राजनीतिक शब्दकोश में बहुप्रचलित वाक्य क्रांतिकारी अपराधी क्रांति की इसी गलत अवधारणा की उपज है। बहरहाल क्रांति इस सबसे कहीं अधिक गंभीर समस्या है। क्रांति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो प्रस्तुत ऐतिहासिक युग का अंत और उसके स्थान पर एक नए युग का शुभारंभ करती है। क्योंकि जाने वाले समाज के प्रतिनिधि या दलाल, आर्थिक वर्ग और राजनीतिक संस्थाएं जो उस समाज में प्रचलित हालात से लाभान्वित होते रहे हैं, एक भयानक प्रतिरोध के बगैर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे जिससे उनके प्रभुत्व का अंत हो जाए, और जैसा कि आमतौर पर होता है, जिसका अंत उनके चहुमुखी विनाश में हो जाए। इसीलिए आमतौर पर राजनीतिक हिंसा और सामाजिक उथल पुथल क्रांति कहलाने वाली ऐतिहासिक घटना के अंग बन जाते हैं। सन 1925 में यंग कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने बंगाल के युवा क्रांतिकारी संगठन के नाम एक अपील साझा की थी। ये यंग कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के घोषणा पत्र के रूप में थी, जो मासेज के जिल्द 1 नंबर 7 में प्रकाशित हुआ था। घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया था कि पूर्व के क्रांतिकारी नौजवान राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जनता के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले हीरो आतंकवादी के साहस और बहादुरी के प्रति गहरा आदर व्यक्त करते हुए घोषणा पत्र ने कहा था कि एक क्रांतिकारी जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसे नैतिक अधिकार है कि वो जनता का गला घोंटने वालों और जल्लादों को रास्ते से हटा दे। दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी दस्तावेज उस समय हमें नहीं मिला और हमें अपने अनुभवों के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ा। व्यक्तिगत कामों का दायरा बहुत सीमित है, ये समझने में हमें 3 साल लग गए। हम कदम ब कदम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जेल में काफी समय मिला, पढ़ने के लिए काफी सामग्री मिली, आपस में बहस करने और अपने अतीत पर संजीदगी के साथ सोचने का मौका मिला, और तब कहीं जाकर हम सही नतीजे पर पहुंच पाए। इसका मतलब नहीं कि जिस दौर की समीक्षा की जा रही है उसमें सकारात्मक कुछ था ही नहीं। उसकी कमजोरियों के साथ ही उसके कुछ सकारात्मक और मजबूत पहलू भी थे। मैं अपनी और अपने साथियों की समझ की खास कमजोरियों पर रोशनी डाल चुका हूँ। संक्षेप में फिर से दोहरा दूं। पहली बात तो ये कि हमारा कम्युनिज्म को स्वीकार करना मार्क्सवाद के सही अध्ययन पर आधारित नहीं था। दूसरी कमजोरी थी मजदूरों और किसानों को संगठित करने और जवाबी आतंकवाद के बीच तालमेल बिठाने की अव्यवहारिकता को न समझ पाना। इन सारी कमियों और सीमाओं के बावजूद इस थोड़े समय चलने वाले चर्चित दौर के खाते में कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हैं। लाहौर की नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र 1928, असेंबली बम केस के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा अदालत के सामने दिया गया बयान 1929, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय बांटा गया हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का घोषणा पत्र दिसंबर 1929 और बम का दर्शन जनवरी 1930 उस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का पहला आगे बढ़ा हुआ कदम था मार्क्सवाद को सिद्धांत के रूप में और समाजवाद को अंतिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार करना। बंगाल में भी आंदोलन का रुख यही था। हालांकि गति अपेक्षाकृत धीमी थी। जिस समय हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने समाजवाद को डंके की चोट पर अपना अंतिम उद्देश्य घोषित कर दिया था, उस समय बंगाल के लगभग सभी क्रांतिकारी दल और प्रमुख पार्टियां इस सवाल पर अनिश्चितता की स्थिति में थे। समाजवाद को ध्येय के रूप में स्वीकार करने के अलावा इस दौर के क्रांतिकारी मनुष्य द्वारा मनुष्य के और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण से मुक्त वर्गहीन समाज के पक्ष में थे। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ है। उनके दिलों में सोवियत यूनियन के प्रति प्रगाढ़ आदर और अपनापन था। उनका विश्वास था कि क्रांति के बाद जो सरकार बनेगी उसका रूप एक प्रकार की सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का होगा। उन्होंने ईश्वर, धर्म और रहस्यवाद से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे और उनका दृष्टिकोण घोर सांप्रदायिकतावाद विरोधी था। असेंबली बम कांड के बाद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के अधिकांश साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्होंने अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान
अपने दृष्टिकोण को प्रचारित करने, समाजवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाने और क्रांतिकारी पार्टी के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को जनता के सामने रखने के लिए अदालत का एक मंच के रूप में जमकर इस्तेमाल किया। उनकी रणनीति कामयाब हुई, जिसके बारे में S.N. मजूमदार ने लिखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की तमाम गलतियों और कमजोरियों के बावजूद समूचे राष्ट्रीय आंदोलन में और तरुण क्रांतिकारियों को साम्यवाद की ओर आकर्षित करने में इस पार्टी के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। G.S. देओल के अनुसार क्रांतिकारी आंदोलन का कार्यक्षेत्र चाहे जितना सीमित रहा हो, उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को एक दूसरी धारा के माध्यम से और तेज किया। बेशक ये कहा जा सकता है कि उनके यानी भगत सिंह और उनके साथियों के कार्यकलापों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास करने का पथ प्रशस्त किया। देओल के अनुसार क्रांतिकारियों के कार्यकलापों और संघर्षों ने देश में अत्यंत विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण कांग्रेस 1930 का असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर हो गई थी। यह आंदोलन भगत सिंह और उनके साथियों के उग्र आंदोलन के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था। इस मत की पुष्टि महात्मा गांधी द्वारा 2 मार्च 1930 को वायसराय को लिखे गए एक पत्र के इस अंश से होती है। हिंसावादी पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है और उसने अपने अस्तित्व का एहसास कराना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया था कि वे जिस तरह का हिंसक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, उससे न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की हिंसक शक्ति का, बल्कि उभरते हुए हिंसावादी दल की संगठित हिंसक शक्तियों का भी प्रतिरोध किया जा सकेगा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख, क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 7वीं कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य